आज के क्लास में हम लोग आबादी के प्रकार पढ़ने वाले हैं कि आबादी का प्रकार क्या होता है। आबादी का मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि एक ऐसा जगह जहाँ पे अलग अलग जाति के जीव रहते हैं उसको हम लोग आबादी कहते हैं। आबादी को पारिस्थितिक वैज्ञानिक के अनुसार इसको आबादी को दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला है एक जातीय आबादी, तो किसी स्थान पर सिर्फ एक स्पेसीज या बेस्टिया मौजूद हो उसे आबादी का एक जाति। अब देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी स्थान पर सिर्फ एक ही प्रकार के जाति है, किसी स्थान पर सिर्फ एक ही प्रकार के जाति है, तो वैसे आबादी को हम लोग क्या कहते हैं, एक जातीय आबादी कहते हैं। दूसरा है मिश्रित या बहुजातीय आबादी। तो ऑब्वियस है इसमें एक से ज़्यादा प्रकार के क्या देखने को मिलेगा, जाति देखने को मिलेगा। जब किसी स्थान पर एक से ज़्यादा स्पीशीज की बेस्टिया मौजूद हो तो वो सब की सामूहिक संख्या को मिश्रित या बहुजातीय आबादी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पारिस्थितिक या पारिस्थितिक विज्ञान के अनुसार मिश्रित आबादी को समांतर समुदाय कहा जाता है। ये हम लोग पहले से भी पढ़े हैं। जब एक से ज़्यादा आबादी या एक से ज़्यादा स्पेसीज का बात करें तो उसको हम लोग एक जगह मिलने के बाद उसको हम लोग क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं या कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। आबादी किसी खास जीव की बेस्टियों के लिए उपयोग होता है। तो आबादी का हम लोग किसी खास जीव के लिए या खास बेस्टियों के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, क्या आबादी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी तक यहाँ पर समझते आ रहे हैं कि एक तो स्पेसीज शब्द आया था या बेस्टिया इसको बोलते हैं। स्पेसीज शब्द आया था, स्पेसीज का मतलब होता है कोई एक प्रकार की जाति को हम लोग स्पेसीज कह रहे थे। वही स्पेसीज अगर एक से ज़्यादा रहता है तो उसको हम लोग समुदाय के नाम से जानते हैं। और किसी समुदाय या किसी स्पेसीज में किसी एक प्रकार के जाति का ज़्यादा बोलबाला रहता है, ज़्यादा उसका खास एक जीव के लिए नाम दे देते हैं, उसको आबादी का नाम वहाँ पे हम लोग दे देते हैं कि उसका आबादी यहाँ पे है। आबादी की धारणा एवं विशेषताएं। किसी स्थान पर एक जाति के जीवों की आबादी कई बातों पर निर्भर करती है। तो किसी स्थान पर एक जाति के जो जीव होते हैं उसका आबादी कितना होगा, मतलब उसका संख्या कितना होगा, ये बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। आबादी की विशेषताएं निम्नलिखित दिया गया है। कुल आबादी का रूप, वहाँ पर कुल आबादी वहाँ पर कितना है। आबादी का प्रसरण, मतलब वहाँ से प्रसरण कितना और डिस्पर्सन कितना हो रहा है, मतलब इधर से उधर वहाँ पर कितना फैल रहा है। आयु संरचना, किस किस एज का कितना है वहाँ पे। जन्म दर, वहाँ पे कितना लोग जीवित हो रहे हैं, कितना लोग मृत्यु दर, मतलब कितना लोग मर रहे हैं। इस चीज़ पर भी उसका आबादी डिपेंड करता है। ऑब्वियस है कहीं पर अगर मृत्यु ज़्यादा होगा, जन्म कम होगा, तो वहाँ उसका आबादी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। ठीक, आबादी का वृद्धि क्रम, कि आबादी किस प्रकार से बढ़ रहा है। कहीं पर आबादी किसी का बढ़ता है, कहीं पर आबादी उसका घटने भी लगता है। प्रजनन सामर्थ्य है कि नहीं, मतलब वहाँ पे जो प्रजनन हो रहा है, नए जीवों का निर्माण हो रहा है, उसके लिए वो सामर्थ्य है कि नहीं, वहाँ पे अच्छे तरीके से नए जीवों का निर्माण हो पा रहा है कि नहीं। और जैविक शक्ति है, उसको कितने उसका शक्ति है अपने आप को उसमें जीवित रखने का। और भी कुछ बातें हैं जैसे आबादी का घटाव बढ़ाव। आबादी का घटाव बढ़ाव होते रहता है, पॉपुलेशन में हमेशा गिराव चढ़ाव होते रहता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कुल आबादी का रूप। सबसे पहले एक नंबर में हम लोग बात करने का कुल आबादी के रूप। आबादी के स्वरूप उसके रहने के स्थान पर मुख्य रूप से निर्भर करता है, जहाँ पे वो रहता है अभी से उसके रहने का स्थान पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। किसी क्षेत्र में जीवों की आबादी, क्षेत्रीय वितरण, जातीय संरचना, घनत्व एक समान नहीं रहते हैं। तो किसी क्षेत्र में अगर जीवों की आबादी का क्षेत्रीय वितरण बात किया जाए या जातीय संरचना का बात किया जाए या घनत्व एक समान नहीं रहते। कभी भी अगर एक क्षेत्र का बात करते तो वहाँ पे आबादी क्षेत्रीय वितरण सब जगह समान नहीं रहेगा। अब जैसे कहीं पर थोड़ा ज़्यादा रहता है कोई आबादी, कहीं पर थोड़ा कम रहता है उस क्षेत्र में। ऐसा नहीं होता कि एक ही जगह सब जगह समान मात्रा में लोग रहे। ठीक, इंसान का भी बात करेंगे तो जातीय संरचना अलग होता है, घनत्व एक समान नहीं देखने को मिलता है। कहीं पर यहाँ पर मान लो कि ज़्यादा लोग रहते हैं घनत्व ज़्यादा होगा, और कहीं पर यहाँ पर थोड़ा सा उसके हट करके कम लोग रह रहे उसका घनत्व कम होगा। यह वहाँ की जैविक और भौतिक विशेषताओं पर निर्भर करती है। रहने सहने का डिपेंडेंस किस पर होता है, जैविक उसका भौतिक विशेषता है, उसका ज़रूरत क्या है, उसके हिसाब से इसका ज़रूरत का सामान जहाँ पे लोगों को जिसका ज़रूरत का सामान जहाँ पे मिल जाता है वहीं पर वो ज़्यादा मात्रा में उसका संख्या आबादी ज़्यादा देखने को मिलता है। भौगोलिक तत्वों से प्रभावित होकर आबादी का वितरण कभी सघन तो कभी विरल सामान्य होती है। तो देखो भौगोलिक
तत्वों को अगर देखा जाए तो कहीं पर अगर वहाँ पे वातावरण उस हिसाब से है तो वहाँ पर उसका आबादी कभी बढ़ जाता है, फिर जब वहाँ का वातावरण खराब होने लगता है तो आबादी फिर घट जाता है। तो ये सब चलते रहता है, कहीं पर आबादी बढ़ेगा फिर घटेगा। समानतः एक खास जाति के जीव एक विशेष क्षेत्र में एकत्रित रहते हैं और आबादी का स्वरूप निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो अभी भारत के कोई भी एक खास जाति का जीव क्या होता है, हमेशा चाहता है कि वो एकत्र होकर रहे, एकजुट होकर रहे। अभी एक निम्नलिखित बातों पर आबादी का चीजें निर्भर करता है। वितरण स्वरूप, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो बट रहा है, उसके हिसाब से घनत्व कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। जातीय स्वरूप क्या है, उसका जातीय जो पैटर्न है वो क्या है, अन्य विशेषताएं भी इसमें आ जाता है। सबको एक एक कर करके हम यहाँ पे देखेंगे। तो आबादी का सबसे पहले आबादी का वितरण स्वरूप हम लोग देखते हैं। क्योंकि स्थान के परिवर्तन होने के चलते भौतिक और जैविक परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाती है, इसलिए आबादी भी विभिन्न प्रकार की हो सकती है। वितरण के आधार पर निम्नलिखित प्रकार की होती है आबादी। वितरण के प्रकार पर समरूप वितरण, असमान वितरण, गुच्छित वितरण। अब ये तीनों का मतलब क्या है, समरूप का मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। समरूप का मतलब भी होता है कि समान मात्रा में, समरूप का मतलब भी होता है समान मात्रा में। अगर स्थान का अभाव न हो एवं जीवों की वृद्धि करने की सारी सामग्रियां समरूप रूप से सर्वत्र उपलब्ध हो। कहने का मतलब कि स्थान का अभाव न हो, स्थान जितना चाहे उतना मिल जा रहा है और जीव वृद्धि करने के समझते हैं, जो वृद्धि करने के लिए उसको जो सामान की आवश्यकता होता है वो भी आसानी से वहाँ पे मिल जा रहा है, तो वहाँ की प्रतियोगिता नहीं होती है और दूसरे स्थान पर आबादी का वितरण समान रूप से देखने को मिलता है। ऑब्वियस है कि जहाँ पर सब चीज़ आसानी से मिल जा रहा है, रहने का जगह मिल जा रहा है, खाने का जितना उसका वस्तु सामान वगैरह सामग्री है वो आसानी से मिल जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे क्या होगा, प्रतियोगिता नहीं होगा, क्या होगा, कंपटीशन वहाँ पे नहीं होगा, छीना छूट नहीं होगा, सबको आसान मात्रा में मिल जाता है। तो उस तरह के वितरण को हम लोग क्या कहते हैं, समरूप वितरण कहते हैं। अब अगर आज के डेट में बात किया जाए इंसान का ही, तो आजकल देखने खाने के लिए लोग क्या है, बहुत सारा चीज़ कर दे रहे हैं, खाने के लिए अलग अलग चीज़ें कर दे रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। ये सब किस कारण से हो पा रहे हैं, उसको खाने का सामान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इस कारण से। अगर सब उसको उपलब्ध होगा तो ऑब्वियस है कि ये सब चीज़ें नहीं होगा। किसी को रहने के लिए आवास नहीं मिल रहा है, इस सब कारण से क्या होता है, प्रतियोगिता होने लगता है। असमान वितरण का मतलब है कि प्राकृतिक रूप से क्षेत्रीय असमानता के चलते हर जगह जीवन संबंधी सुविधाएं एक समान नहीं होती है, इसलिए आबादी में वितरण एक समान नहीं होती है, तो उसको हम असमान वितरण कहते हैं। जैसे कि अगर देहात का बात करेंगे या टाउन का बात करेंगे, तो टाउन में आबादी ज़्यादा होता है, इसलिए टाउन में हर एक चीज़ उपलब्ध होता है, जितना भी जरूरत की चीज़ें हैं सब चीज़ें मिल जाता है, इसलिए टाउन में लोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं। गाँव में क्या होता है, कम देखने के, आबादी कम देखने को मिलता है। तीसरा है गुच्छित वितरण। जीवों के रहने के स्थान एवं वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थों के सीमित रहने के कारण एक जाति या अनेक जातियों के विभिन्न समूह छोटे छोटे खंडों में क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। ये छोटे छोटे खंडों में क्या होते हैं, बट जाते हैं, मतलब छोटे छोटे खंड में एकत्रित हो जाते हैं अलग अलग। इस तरह से ऐसा क्यों होता है, तो ऑब्वियस है कि ये हर एक जगह समान मात्रा में क्या है, पदार्थ सीमित रूप से मिल रहा है, इसलिए सीमित रूप से मिल रहा है तो अलग अलग आपसे कहीं पर मान लो कि ज़्यादा मात्रा में कहीं पर मिल रहा है, कहीं पर कम मात्रा में मिल रहा है। तो अगर सीमित रूप से हर एक जगह वितरण हो जाएंगे तो क्या होगा, सबको समान मात्रा में मिलने लगेगा। इस तरह से उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुच्छित वितरण के नाम से जानते हैं। समूहीकरण या एकत्रीकरण, और इसमें दिया हुआ है समूहीकरण या एकत्रीकरण। जब अनुकूल परिस्थितियों के चलते एक जाति के जीव एक ही स्थान पर एकत्र हो जाते हैं तो इस अवस्था को समूहीकरण या एकत्रीकरण कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर अनुकूल परिस्थिति हो, अनुकूल का मतलब क्या होता है, अनुकूल का मतलब होता है कि जहाँ पे जीवों को सब तरीका से सुविधा उपलब्ध हो, किसी जाति के जीव को वहाँ पे सब तरीका से सुविधा उपलब्ध हो, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भीड़ बढ़ने लगता है। वहाँ पे क्या होने लगता है, भीड़ बढ़ने लगता है। जब वहाँ पे भीड़ बढ़ने लगेगा तब उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समूहीकरण कहते हैं। वहाँ पे एकत्र लोग होने लगते हैं तो उसको हम लोग एकत्रीकरण कहते हैं। अभी जो 3 उपाय में पढ़े, एक हम लोग पढ़े समरूप वितरण। देखो यहाँ पर समरूप वितरण में सब समान मात्रा में अलग अलग जगहों पे वितरित हुए, लेकिन जहाँ पे यहाँ पे कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, तो इसका रीजन क्या होता है, वो तत्व जो जरूरत होता है जीवों को अवेलेबल
नहीं होता है, कहीं पर होता है, कहीं पर नहीं होता है, और यहाँ पे जहाँ जहाँ रहता है उस हिसाब से यहाँ पर ये लोग फैल जाते हैं। और दिया है पृथक्करण। तो जीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक सामग्रियों को पाने के लिए प्रतिस्पर्धा आरंभ हो जाती है, तो अंतरजातीय प्रतियोगिता के चलते ही एक जाति जंतु पौधे के दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, और इससे आबादी छिटपुट दिखाई पड़ने लगती है, यानी आबादी का पृथक्करण हो जाता है। पृथक्करण मतलब आइसोलेट हो जाना, अलग अलग हो जाना। ऐसा क्यों होता है? तो जब एक जगह मान लो कि बहुत लोग रह रहे हैं, कोई भी जाति का बहुत सारे चीज़ें रह रहे हैं, बहुत सारे जाति का, एक जाति का मतलब बहुत सारे जीव रह रहे हैं। अब एक जाति का बहुत सारे जीव एक जगह रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि आवश्यक सामग्री का कमी होने लगा। क्या होने लगा? आवश्यक सामग्री का कमी होने लगा। जब आवश्यक सामग्री का कमी होगा तो ऑब्वियस है कि इस दोनों में क्या हो जाएगा, प्रतियोगिता शुरू हो जाएगा, छीना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण ये लोग क्या हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ये बट जाते हैं, पृथक्करण हो जाते हैं। तो उसी को हम लोग पृथक्करण के नाम से जानते हैं। आगे दिया आज आबादी का घनत्व। अब आबादी का घनत्व किस प्रकार से निर्भर करता है आबादी के लिए, उस चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। कभी कभी हम आबादी शब्द का इस्तेमाल आबादी की माप जीवों की संख्या के लिए करते हैं। तो अभ्यास है कि जीवों की संख्या के लिए भी आबादी कहते हैं कि आबादी कितना है, पॉपुलेशन कितना है। किसी दिए हुए समय में किसी निश्चित क्षेत्र की आबादी कुल संख्याओं के उस क्षेत्र की आबादी का घनत्व कहलाता है। तो आबादी का घनत्व का मतलब क्या है कि वहाँ पे कितना फैला हुआ लोग है, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है? तो घनत्व का जब भी बात करेंगे तो जो जीव होते हैं वो किस क्षेत्र में फैला रहता है, एक क्षेत्रफल में फैला रहता है, ना कि एक आयतन में फैला हुआ रहता है। इसे निकालने के लिए जीवों की कुल संख्या के क्षेत्रफल से हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ये है हमारा 20 किलोमीटर के स्क्वायर का एरिया है। इसमें जितना भी जीव रह रहे हैं इसका हम लोग घनत्व निकालना है। तो घनत्व कैसे निकालेंगे? ऑब्वियस है, जितना जीवों की संख्या है उसको ऊपर में लिख देंगे, टोटल जो क्षेत्रफल होगा उसको नीचे में लिख देंगे। तो यही हम लोग का क्या आ जाएगा, घनत्व आ जाएगा। तो वहाँ का घनत्व कितना है, क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, ऑब्वियस है कि क्षेत्रफल नीचे में है, क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा वहाँ का घनत्व उतना ही क्या होगा, कम होगा। और जितना घनत्व कम होता है किसी भी आबादी या किसी भी जीव के लिए क्या होता है, अच्छा ही होता है, उनको सारा चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हो पाते हैं। आबादी घनत्व के जीव भार प्रति इकाई क्षेत्रफल या घनफल को दर्शाया जाता है। जलीय जीवों का घनत्व 1 मीटर के जल के प्रदर्शित किया जाता है, जबकि स्थलीय जीवों का प्रायः मीटर क्यूब में दिखाया जाता है। तो बड़े वृक्षों का घनत्व प्रति हेक्टेयर में, जबकि मनुष्य की आबादी का घनत्व को वर्ग मीटर में, अब देखो अलग अलग यूनिट में दिखाया जाता है। अगर जो जलीय जीव होते हैं तो उसको हम लोग ज़्यादा घनत्व नहीं लेते। जलीय जीव को हमेशा आयतन में दिखाया जाता है, कभी भी उसको क्षेत्रफल में नहीं दिखाएगा। जलीय जीव को आयतन में क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि वो पानी के अंदर रहता है। अब पानी के अंदर डिपेंड करता है कि इसमें कितना पानी है, तो ये इसका आयतन, इसका कुछ ऊंचाई भी हो जाता है। रहने की जगह में क्या हो जाता है, इसके रहने की जगह में कुछ ऊंचाई भी आ जाता है, इसलिए यहाँ पर आयतन से डिवाइड करते हैं। जलीय जीव का घनत्व निकालने के लिए इस बात को ध्यान में रखना है। लेकिन बाकी जो भी स्थलीय जीव है, या इंसान है या कोई भी स्थलीय जीव है या वृक्ष हो, तो ये सब के लिए हम लोग किससे भाग देते हैं, तो क्षेत्रफल से भाग करते हैं। इसलिए क्षेत्रफल घेर के रखता है, ना कि आयतन ये घेर के रखता है। अभी ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई जीव रह रहा है तो जीव के ऊपर जीव रहे। जब जीव के ऊपर जीव रहने लगे तो उस केस में क्या आ जाता है, आयतन आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो स्थल पर ऐसा नहीं होता है ना कि एक जीव के ऊपर दूसरा जीव रह रहा है, ठीक। इसलिए यहाँ पर हम लोग किससे भाग करते हैं, तो क्षेत्रफल से भाग करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। तो बात करते हैं किसी इकाई क्षेत्र की आबादी घनत्व जब अधिकतम या चरम बिंदु पर पहुंचती है तो उसका घनत्व संतृप्त अवस्था कहलाता है। देखो घनत्व संतृप्त अवस्था में कब चला जाएगा, जब वहाँ का आबादी क्षेत्रफल में जितना आबादी रहता है उसका पूरा अधिकतम चरम मान पर चला गया है। अब उससे ज़्यादा वहाँ पर आबादी नहीं रह सकता है, तो वैसे आबादी को हम लोग क्या कहते हैं, तो संतृप्त अवस्था के नाम से जानते हैं। तो वैसे आबादी को हम लोग संतृप्त अवस्था के नाम से जानते हैं। जब किसी क्षेत्र के क्षेत्रफल या उनकी आबादी का अनुपात जीव भार के आधार पर मापा जाता है तो उनको औसधित घनत्व कहते हैं। तो देखो कभी किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल जब उस किसी जाति के उसके जीव भार के आधार पर मापा जाता है,
उसका घनत्व किसके आधार पर निकाला जाता है? उसके जीव भार के, मतलब जो भार होता है उसके आधार पर निकाला जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवशोधित घनत्व के नाम से जानते हैं। अगर जब किसी क्षेत्र में आबादी उसकी क्षमता से अधिक हो जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अत्यधिक आबादी कहते हैं। देखो, जब पूरा फुल होता जाता है, चरम मान पर पहुंच जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संतृप्त अवस्था कहते हैं। लेकिन जब आबादी से ज़्यादा अधिक हो जाता है, आबादी जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम लोग अत्यधिक आबादी के नाम से जानते हैं। इस अवस्था के आने पर जीवन की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, क्योंकि जीवों के लिए भोजन, आवास और प्राकृतिक संसाधन सबका क्या होने लगता है? अभाव होने लगता है। तो इसीलिए बताया जाता है कि आबादी ज़्यादा किसी चीज़ का नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो उसकी गुणवत्ता खराब होने लगेगा, रहन सहन तो खराब हो ही जाएगा, उसके लिए भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है, रहने के लिए आवास नहीं मिलेगा, तो फिर ये सब दिक्कतें आने लगता है। इसीलिए बोला जाता है पॉपुलेशन पर क्या करना है? कंट्रोल करना है। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे आबादी का जातीय स्वरूप क्या होता है। आबादी का जातीय स्वरूप, तो जीवों का वितरण उनके जातीय स्वरूप पर बहुत हद तक निर्भर करता है। अंतरजातीय संघर्ष, महत्वाकांक्षा, शत्रुता आदि कारणों के चलते उच्च वर्ग के जीव एक निश्चित क्षेत्र में समूह बनाकर रहते हैं। तो देखो, जितना भी उच्च वर्ग के जीव रहते हैं वो एक निश्चित क्षेत्र में समूह के साथ हमेशा रहते हैं। अन्य जीवों को वहाँ से दूर कर देते हैं, दूसरे जीवों को वहाँ से क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। इस क्षेत्र के आवास क्षेत्र कहा जाता है। उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? उस जीव का रहने का आवास क्षेत्र बन जाता है। जीव या आबादी के सदस्य इसे सुरक्षित करने के लिए हर प्रयास करते रहते हैं और अन्य स्पीशीज की आबादी के प्रवेश को रोकते हैं। तो उसको हम लोग आबादी का जातीय स्वरूप हम लोग कहते हैं। जातीय स्वरूप भी आबादी का देखने को मिलता है कि वो क्या करता है? किसी बड़े वर्ग के जो जीव जंतु होते हैं वो अपने एक एरिया बना लेते हैं, उसको किसी भी दूसरे जाति का जीव को एंट्री नहीं देते, प्रवेश नहीं देते। इसलिए उसका पास शक्ति भी है, उसको रोकने का शक्ति भी होता है, इसलिए इसको रोक कर रखते हैं, किसी को भी वो एंट्री नहीं देते हैं। तो वैसे हम लोग आवास क्षेत्र, वैसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते थे? वैसे क्षेत्र को आवास क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे है आबादी के अन्य विशेषताएं क्या क्या है। वातावरणीय अनुकूलता, आवासीय स्थान, सुरक्षा, जीविका, उपलब्धता, प्राकृतिक आपदा, ये अनेक कारक है। देखो, अब यहाँ पर बात करते हैं जब हम लोग, तो आबादी का और भी क्या क्या विशेषताएं होते हैं। तो वातावरण, कि वहाँ का वातावरण कैसा है? अनुकूलता है ना, मतलब उसको रहने में कोई परेशानी तो नहीं है। उसका आवासीय स्थान है ना, रहने का जगह तो है। सुरक्षा उसको प्रदान है कि नहीं, ये भी आबादी पर डिपेंड करेगा कि उसका आबादी कितना होगा। अभी से सुरक्षा नहीं रहेगा तो वहाँ पे वो नहीं रहना चाहेगा। उसका जीविका मतलब अपने आप को जीवित रखने के लिए उसके लिए भोजन वगैरह उपलब्ध है कि नहीं। प्राकृतिक आपदाएं वहाँ पे ज़्यादा तो नहीं आता, हो सकता है प्राकृतिक आपदा ज़्यादा रहेगा तो अभी से वहाँ पे वो रहना पसंद नहीं करेगा। तो ये सब के सब क्या है? आबादी के कुछ विशेषताएँ है, ये सब चीज़ें होना चाहिए। आदि ऐसे अनेक कारक है जो किसी भी आबादी के लिए महत्वपूर्ण है। ये सब चीज़ें किसी भी आबादी को लिए महत्वपूर्ण है, ये सब चीज़ें होना चाहिए। आबादी की सघनता या विरलता या संरचना की वृद्धि, ये सब चीज़ों पर निर्भर करता है। तो अभ्यस है कि जिसको ये सब चीज़ें नहीं मिलेगा तो अभ्यस है कि वो जाति वहाँ पे रहना पसंद नहीं करेगा। ठीक, ये सब जाति के कुछ विशेषताएँ दिए हुए हैं। आबादी का प्रसरण, डिस्पर्सन, ये कैसे फैलता है एक जगह दूसरे जगह, उसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। आबादी का प्रसरण के बारे में हम लोग जानेंगे। जब किसी एक स्थान से आबादी को कोई जीव या कोई हिस्सा किसी दूसरे स्थान या क्षेत्र में चला जाता है, यहाँ पर बात किया जा रहा है जब कोई एक आबादी का कोई जीव एक स्थान से दूसरे स्थान में चला जाता है, उस आबादी का प्रसरण के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आबादी का प्रसरण का मतलब है किसी आबादी में कोई जाति रह रहा है, उसमें से एक जीव निकल कर कहीं दूसरे स्थान पर चला गया तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रसरण के नाम से जानते हैं। इस क्रिया से नया क्षेत्र आबाद होता है। तो इस क्रिया से क्या हो जाता है? एक नया क्षेत्र आबाद बनता है, आबादी बनता है। एवं सघन आबादी वाले क्षेत्र की सघनता में कमी आती है। जहाँ पे अगर ज़्यादा मात्रा, मान लो कि यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में जीव रह रहा है किसी जाति का, तो इसमें से अगर जीव निकल के दूसरे स्थानों पे चला जाता है तो अभ्यस है कि यहाँ पे सघनता में क्या आ गया? कमी आ गया। घनत्व में क्या आ गया? कमी आ गया। आबादी का प्रसारण या बिखराव
नियमित या बेहतर बेतरतीब तरीके से हो सकता है। तो जो आबादी का प्रसार होता है, जो फैलता है, तो यह नियमित तौर पर फैलेगा, मतलब समान तौर पर, या कहीं पर एक ही बार कहीं से उठ कर बहुत ज़्यादा चला जाता है, कहीं पर ज़्यादा मात्रा में कहीं पर आ जाता है, तो उसको हम लोग बेतरतीब बोलते हैं। ठीक, वो अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे। भोजन का अभाव, स्थान की कमी, आपसी प्रतिस्पर्धा, प्रतिक्रिया का उग्रता तथा वातावरण की प्रतिकूलता प्रश्न के मुख्य कारक है। अब देखो, अब ये कहीं से एक जगह दूसरी जगह लोग क्यों जाते हैं? अपने आवास को छोड़कर, अपने आबादी को छोड़कर एक जगह से लोग दूसरी जगह प्रसरण क्यों करते हैं? तो इसका कारण क्या क्या होता है? तो अब ऐसे कि वहाँ पर भोजन का अभाव होने लगता है, स्थान रहने की कमी होने लगता है, लोगों में कंपटीशन होने लगता है किसी चीज़ के लिए, प्रतिक्रिया उग्रता आने लगता है, ये सब, यह वातावरण वहाँ का प्रतिकूल हो जाता है, वो अनुकूल नहीं रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि आबादी के लोग प्रसरण करने लगते हैं। ठीक है, तो आबादी की कई जीव पर्याप्त भोजन, उपयुक्त आवास, वातावरण का अनुकूलता, सुरक्षा आदि को देखते हुए अपना स्थान में क्या करने लगते हैं? परिवर्तन करने लगते हैं। आबादी का जो प्रसारण होता है वो 3 तरीका से होता है। आबादी का प्रसारण जो होता है वो 3 तरीका से होता है। एक है आगमन, दूसरा है बहिर्गमन, तीसरा होता है स्थानांतरण। आगमन को इंग्लिश में हम बोलते हैं इमाइग्रेशन। मतलब इसका मतलब क्या होता है? आगमन का मतलब क्या होता है? तो अपना मूल आवेश को छोड़कर जब कोई जीव समूह के किसी नए स्थान पे आकर अपना आवास बना लेते हैं, तो इसे हम लोग आगमन कहते हैं। तो अपने कोई भी जीव अपना मूल स्थान को छोड़कर कोई नए स्थान पे आकर अपना घर बना लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आगमन कहते हैं। और वह जीव अप्रवासी कहलाता है। वह जीव क्या कहलाता है? अप्रवासी कहलाता है। वहाँ के लिए वो क्या कहलाएगा? अप्रवासी कहलाएगा। आगमन से किसी स्थान की आबादी में वृद्धि होती है। किसी स्थान की आबादी में जो अस्थायी एवं अस्थायी दोनों हो सकती है। और अगर आगमन अस्थायी हो तो वहाँ की मूल आबादी में नई नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब देखो, हम इस आबादी में रह रहे थे, मान लेते हैं हम इस आबादी से उठकर इसमें आएंगे, तो जब इस आबादी से कोई जीव इसमें आएगा तो अपना मूल आबादी को छोड़कर यहाँ पे आया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आगमन कहते हैं। जो यहाँ के लिए वो क्या कहलाएगा? जब हम यहाँ पर नया बन के आ गए तो यहाँ के लिए हम क्या कहलाएंगे? तो कहलाते हैं अप्रवासी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? अप्रवासी के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम लोग क्या होता है, जब यहाँ से उठ के जब यहाँ आया तो यहाँ का आबादी में क्या हो गया? वृद्धि हुआ। यहाँ की आबादी में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। ठीक है, ये जो आबादी में वृद्धि हो गया, हो सकता है अस्थायी हो या अस्थायी हो। कहने का मतलब ये परमानेंट के लिए यहाँ पे आ गया तो उसको हम अस्थायी कहेंगे, लेकिन कुछ दिन के लिए आकर फिर चला गया तो उसको हम अस्थायी कहेंगे। अगर ये अस्थायी हो गया यहाँ पे, तो यहाँ के लिए आबादी में क्या करेगा? ये कठिनाई उत्पन्न करेगा, इसलिए कि यहाँ का आबादी बढ़ने लगेगा। ऐसा कोई जीव करने लगेगा, बार बार कोई जीव आके यहाँ पे रहने लगेगा अस्थायी रूप से, तो यहाँ के कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगेगी। या हो सकता है कि यहाँ पर फिर सामान घटने लगे, उसको जितना चीज़ चाहिए उतना चीज़ यहाँ पर ना मिल पाए। ये सब कारण हो सकता है आगमन का। आगे है बहिर्गमन, इमिग्रेशन भी इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। तो जब कोई जीव समूह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने मूल आवास को छोड़कर नए स्थान पर चला जाता है, तो इसे हम लोग बहिर्गमन कहते हैं। देखो, इसमें आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए नहीं, यहाँ पे अपने आवास को छोड़कर सिर्फ दूसरे स्थान पर चले गए, लेकिन यहाँ पर किस लिए जा रहे हैं? अपने आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पे जा रहे हैं। जैसे लोग कमाने चले जाते हैं बाहर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहिर्गमन के नाम से कहते हैं, अगर इंसानों के लिए बात करें तो। इससे आबादी में कमी आती है। इससे क्या होता है कि जहाँ से ये छोड़ कर गया वहाँ का आबादी में क्या आ गया? ये कमी आया। यह उस जगह के लिए शुभ नहीं माना जाता है। अगर कोई वहाँ से छोड़ के जा रहा है तो इसके लिए वो शुभ नहीं माना जाएगा, इसलिए कि यहाँ पे ये क्यों छोड़ के जा रहा है? वैसे कि यहाँ पे इसका आवश्यकता पूरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए इसको शुभ नहीं माना जाता है। साधारणतः ये बहिर्गमन अस्थायी होता है। ये बहिर्गमन अस्थायी हो जाता है, मतलब हमेशा के लिए यहाँ से छोड़ के वो चला जाता है। तीसरा है स्थानांतरण, उसको माइग्रेशन कहते हैं। जब किसी खास कारण से कोई जीव अस्थायी तौर पर
कहीं दूसरे जगह चला जाता है और कुछ समय के बाद पुनः अपने स्थान में वापस आ जाता है, तो इसे हम स्थानांतरण या, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें परमानेंट के लिए नहीं जाता है, इसमें परमानेंट के लिए नहीं जाता है, यह अपने स्थान को यहाँ से एक जीव गया यहाँ पर चला गया, अब यहाँ पर जाने के बाद कुछ दिन अपना आवश्यकता को पूर्ति किया, फिर वापस अपनी जगह पर आ गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं, तो इसको हम लोग स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। जैसे कि बहुत सारे कारण हो सकता है, जैसे कि इसमें कुछ कारण दिया हुआ है, इसके किसी भी स्थान पर मूल निवासी बहुत अधिक प्रभावी नहीं होते हैं, इसलिए कि ये परमानेंट के लिए जाकर कहीं पर नहीं रह रहा है, क्योंकि दोनों स्थानों पर होने वाले परिवर्तन को अस्थायी है, जब भी अस्थायी रहेगा तो वो ज़्यादा उससे कोई दिक्कत नहीं आता। आपने देखा होगा कि शीतकाल में झीलों के आसपास विदेशों से हर वर्ष पक्षियाँ भारत चली आती है, तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि ऐसा होता है कि शीतकाल में विदेशों से पक्षी कहाँ पे, भारत आ जाते हैं, और वही अगर भारत आती है जो ग्रीष्म मौसम में के पहले वापस चले जाते हैं, लेकिन जैसे ग्रीष्म मौसम गर्मी वाला मौसम आने वाला रहता है फिर से वापस चली जाती है। तो इस प्रकार के ये स्थानांतरण, इस प्रकार के एक जगह दूसरी जगह जाना क्या होता है, स्थानांतरण होता है, मतलब अपने मूल निवास को परमानेंट के लिए नहीं छोड़ता है, अस्थायी रूप से छोड़ता है, इस बात को ध्यान में रखना है। आगे जो पढ़ना है वायु संरचना, तो वायु के आधार पर किस प्रकार से हम लोग आबादी का डिस्क्राइब करेंगे कि आबादी किस प्रकार से डिपेंड करता है वायु की संरचना पे। आयु की संरचना पे मतलब उसका वर्ष जीवन काल के संरचना पे किस प्रकार से डिपेंड करता है, तो इसको हम लोग यहाँ से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।